एक पर्टिकुलर किस्म का क्राइसिस है और बहुत सारे लोग इस फाइनेंशियल क्राइसिस को एनर्जी के क्राइसिस से भी ताबीर करते हैं। दुनिया में देखा जा रहा है कि जो कोल की प्राइसेस हैं उसने काइंड ऑफ ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है। व्हेन यू लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस, वो भी जो हैं थमने रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज डॉलर ने जो है वो 174 के बैरियर को क्रॉस किया थैंक्स टू गवर्नर स्टेट बैंक हु वाज इन मैनचेस्टर, और उन्होंने एक बहुत ही सुपर से स्टेटमेंट दिया जिसने मीडिया पे किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब आप कम डॉलर पाकिस्तान में भेजते हैं तो अब स्टेट बैंक डिवैल्यूएशन की पॉलिसी की वजह से आपके बच्चों आपके घर वालों को ज़्यादा डॉलर देता है। सो लॉट ऑफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम। हम भी दोनों हाथों से उन्हें सलाम करते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो है तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस विंटर के अंदर ये गैस की डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है। ये वर्ड ऑन द स्ट्रीट बना हुआ है कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, और यू एग्री विद दैट? जी, मैं काफी एग्री करता हूँ। इनफैक्ट व्हाट इज द रीजन व्हाई वुड यू एग्री टू दैट? देखें, इस वक्त जो है ना, आप जो है इफेक्टिवली एक हद तक गैस आपकी जो है वो फराहम करती है आपकी इंडस्ट्री को। और उसमें आपके इंडस्ट्रियल यूजर्स गैस के बहुत सारे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं, और उसके अलावा आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी। जब ये सर्दियों का वक्त आता है तो हमारे पास वैसी गैस की थोड़ी बहुत कमी होती है और हाइडल जनरेशन वैसे ही नहीं है। अगर आप इफेक्टिवली अंदाजा लगाएं कि जितने भी कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट्स हैं सेटअप बाय इंडस्ट्रीज, उनके लिए तो वारे में ही नहीं रहेगी कि अगर वो अभी के फर्नेस ऑयल के ऊपर या अभी के गैस जो है कोल प्राइस के ऊपर वो अपनी कैप्टिव जनरेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे डीजी खान सीमेंट है, उनके पास जो कोल का कैप्टिव यूनिट है, वो अगर $230 का कोल खरीदते हैं तो उस पर नहीं बनाएंगे बिजली, बिकॉज उनको वो बहुत महंगी पड़ेगी और वो रिलाई करने चाहेंगे ग्रिड पे, इस तरह की आउटेजेस से बच सकें। बिकॉज अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहीं तो डोमेस्टिक साइड पर आपको एनर्जी आउटेजेस ज़रूर दिखेंगी, जहाँ पर आपको हाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो है आपको इफेक्टिवली लोड शेडिंग का सामना देखना पड़ेगा। ये बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो है, एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, कैपेसिटी का इशू नहीं है? जी, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का मिक्स है, एनर्जी की प्रोफाइल है, वो क्या है? हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप एजुकेट भी करें कि थर कोल के लिए बहुत कुछ बेचा गया था, कहा गया था कि पाकिस्तान की 50 साल की खुशियाँ जो हैं वो थर कोल रिजर्व्स में बंद हैं। पाकिस्तान के ज़खायर इतने हैं कि वो दुनिया को इतने सालों तक पाल सकता है। अब जबकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोल की प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे हैं। चाइना 2-3 दिन के लिए बार बार बंद भी हुआ। टाइम एंड अगेन ये हमने कोल लेड एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज देखे। सो वी वुड वांट टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ दिस क्राइसिस ग्लोबली, एंड पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स है वो क्या है,
और हमारे थर्ड कोल के रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। और हमने RLNG को ऐसे लेवल्स पे जाते देखा है कि अगर आप उसको बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $230 पर बैरल उसकी वैल्यू बनती है, जो $40 पर MMBTU RLNG की प्राइस होती है। इसका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटेजेस हम देख सकते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में। अगर ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस इसी जो है लेवल पे रह जाती हैं, से एक पर्टिकुलर किस्म का क्राइसिस है। बहुत सारे लोग इस फाइनेंशियल क्राइसिस को एनर्जी की क्राइसिस से भी ताबीर करते हैं। दुनिया में देखा जा रहा है कि जो कोल की प्राइसेस हैं उसने काइंड ऑफ ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है। व्हेन यू लुक एट द कमोडिटी प्राइसेस, वो भी जो हैं थमने रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज डॉलर ने जो है वो 174 के बैरियर को क्रॉस किया थैंक्स टू गवर्नर स्टेट बैंक हु वाज इन मैनचेस्टर, और उन्होंने एक बहुत ही सुपर से स्टेटमेंट दिया जिसने मीडिया पे किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जब आप कम डॉलर पाकिस्तान में भेजते हैं तो अब स्टेट बैंक डिवैल्यूएशन की पॉलिसी की वजह से आपके बच्चों, आपके घर वालों को ज़्यादा डॉलर देता है। सो लॉट ऑफ पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम। हम भी दोनों हाथों से उन्हें सलाम करते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे $30 बिलियन की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे एनर्जी मिक्स के ऊपर। पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स, पाकिस्तान की एनर्जी की प्रोफाइल कैसी है। सो एनर्जी को हमारे साथ डिस्कस करेंगे वाजिद। ही इज़ टू मी ही इज़ एन एनर्जी एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। वाजिद, पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी बताएं कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का मिक्स है, एनर्जी की प्रोफाइल है, वो क्या है। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप एजुकेट भी करें कि थर्ड कोल के लिए बहुत कुछ बेचा गया था, कहा गया था कि पाकिस्तान की 50 साल की खुशियाँ जो हैं वो थर्ड कोल रिजर्व्स में बंद हैं। पाकिस्तान के ज़खायर इतने हैं कि वो दुनिया को इतने सालों तक पाल सकता है। अब जबकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि कोल की प्राइसेस जो हैं वो आसमान पे हैं। चाइना 2-3 दिन के लिए बार बार बंद भी हुआ। टाइम एंड अगेन ये हमने कोल लेड एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज़ देखे। सो वी वुड वांट टू हैव योर एक्सपर्ट ओपिनियन एज टू व्हाट इज़ दिस क्राइसिस ग्लोबली, एंड पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स है वो क्या है, और हमारे थर्ड कोल के रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। जी, थैंक यू सो मच सानी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल एनर्जी मिक्स है, तो इसके अंदर तकरीबन 20% की जो हमारी जनरेशन है वो कोल से होती है, और बाकी तकरीबन जो है 46% जो है 40% के करीब जो है वो तकरीबन गैस से होती है। इसमें जो नेचुरल गैस है वो तकरीबन 20% है और बाकी RLNG है, और फिर बाकी आ जाते हैं ऑयल या एज इन फर्नेस ऑयल और हाइडल और न्यूक्लियर, और अगर आप रिन्यूएबल का चंक देखें वो बहुत ही माइन्यूट सा अबाउट 3% है। अच्छा, जो दुनिया भर में हमने अब तक देखा आया है, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक स्टार्टेड ईजिंग एंड इकोनॉमी स्टार्टेड ओपनिंग अप, तो हमने अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज में स्पाइक देखा है, चाहे वो
एनर्जी बेस्ड कमोडिटी हो चाहे वो इनपुट बेस्ड कमोडिटी हो। तो हमें स्टील की प्राइसेस हो गई, कॉपर प्राइसेस हो गई, कोल प्राइसेस हो गई, फर्नेस ऑयल प्राइसेस हो गई, या इवन RLNG प्राइसेस हो गई, उनमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइक दिखा है। और हमने RLNG को ऐसे लेवल्स पे जाते देखा है कि अगर आप उसको बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $230 पर बैरल उसकी वैल्यू बनती है, जो $40 पर MMBTU RLNG की प्राइस होती है। अब अभी के मामले में अगर आप कंपेयर करें कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ जनरेशन कितनी बनती है आपकी, कोल की $230 के FOB कोल पे तकरीबन 23 रुपए पर किलोवाट आवर आपको कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप फर्नेस ऑयल जो इस वक्त आपके पास लोकल मार्केट में कुछ 1.25 लाख रुपए पर टन है, वो आपको तकरीबन 31 रुपए पर किलोवाट आवर की आपकी कॉस्ट पड़ेगी। और इसी तरह RLNG अगर आप इम्पोर्टेड पैरिटी ना देखें और अगर आप सिर्फ $40 पर MMBTU की प्राइस देखें जो जा चुकी है, तो वो तकरीबन 55 रुपए पर किलोवाट आवर। इवन दो वी आर नॉट इम्पोर्टिंग RLNG एट $40, जो लेटेस्ट हमने देखा था ओगरा ने, तो तकरीबन PLL का जो रेट था वो $15 पर MMBTU था, जो कि तकरीबन 20 रुपए के आसपास आपकी वैसी कीमत बन जाती है, जो कि आपकी ग्रेड रेट से थोड़ा हायर साइड पे है। अब जो हमने बात की जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह के एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, जिस तरह का हमने चाइना या इंडिया में मर्ज होते हुए दिखा है। लेकिन चाइना और इंडिया में अक्रॉस जो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आपको नज़र में आ सकता है, वो इस वजह से आ सकता है बिकॉज उनके 2/3 जो है वो थर्मल IPP है। मतलब अगर आप इंडिया का देखें उसका 65% जो है एनर्जी मिक्स वो कोल से आता है और पाकिस्तान का 20%। इसी तरह 60% चाइना में। तो कोल की वजह से जो हुआ ये है कि जो जितनी भी थर्मल IPPs थी उनका एक बेस लोड टैरिफ होता है, और कोल की इस लेवल्स पे $230 पे जाने पे इफेक्टिवली वो इट रेंडर्स देम टू बी अनवायबल फॉर बिजनेस। बट पाकिस्तान में जो है इसका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटेजेस हम देख सकते हैं आने वाले वक्तों में। अगर ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस इसी जो है लेवल पे रह जाती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गैस, तो हाल ही में हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट ने बिड किया और उसको वहाँ से ऑफर नहीं मिली बिकॉज जो PLL है वो उसकी जो बिड रेट है वो ऑब्वियसली $40 पर MMBTU या $36 पर MMBTU पे नहीं थे, और जिस रेट पे वो इंपोर्ट करना चाहते थे उस रेट पे कोई सेलर उनको आके कोई ऑफर दे के नहीं गया। तो अब बात ये खड़ी होती है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए है अगर हमारे पास इस तरह की गैस शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि इस विंटर के अंदर ये गैस की डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए था पहले से, ताकि इस चीज़ के ऊपर हम जो है काफ़ी अबूर हासिल कर सकें और इस तरह की आउटेजेस से बच सकें। बिकॉज अगर इस तरह से चीज़ें चलती रहीं तो डोमेस्टिक साइड पर आपको एनर्जी आउटेजेस ज़रूर दिखेंगी, जहाँ पर आपको हाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जो है आपको इफेक्टिवली लोड शेडिंग का सामना देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसी पॉइंट को फर्दर एलाबरेट करें। ये वर्ड ऑन द स्ट्रीट बना हुआ है कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, और यू एग्री विद दैट? जी, मैं काफ़ी एग्री करता हूँ। इनफैक्ट व्हाट इज द रीजन व्हाई वुड यू एग्री टू दैट? देखें, इस वक्त जो है ना आप जो है इफेक्टिवली एक हद तक गैस आपकी जो है वो फराहम करती है आपकी इंडस्ट्री को। और उसमें आपके इंडस्ट्रियल यूजर्स गैस के बहुत सारे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं, और उसके अलावा आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी। जब ये सर्दियों का वक्त आता है तो हमारे पास वैसे ही गैस की थोड़ी बहुत कमी होती है और हाइडल जनरेशन वैसे ही नहीं है। अगर आप इफेक्टिवली अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट्स हैं सेटअप बाय इंडस्ट्रीज, उनके लिए तो वारे में ही नहीं रहेगी कि अगर वो अभी के फर्नेस ऑयल के ऊपर या अभी के गैस जो है कोल प्राइस के ऊपर वो अपनी कैप्टिव जनरेशन करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे DG खान सीमेंट है, उनके पास जो कोल का कैप्टिव यूनिट है वो
अगर $230 का कोल खरीदते हैं तो उस पर नहीं बनाएंगे बिजली, बिकॉज उनको वो बहुत महंगी पड़ेगी और वो रिलाय करने चाहेंगे ग्रिड पे। तो जो कैप्टिव का जो लोड है वो इफेक्टिवली आ सकता है आपकी ग्रिड के ऊपर, ओके और इवेंचुअली जो गैस बेस्ड पावर जनरेशन है वो एक तरह से शॉर्टेज पड़ जाएगी, बिकॉज वो ज्यादातर डिमांड इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चाहिए होगी, और गवर्नमेंट स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम वुड नॉट वांट कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड प्रोडक्शन। सो इफेक्टिवली दिस एक्चुअली पुट्स अस इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि जहां पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गैस आउटेजेस ना हो, और इस तरह की जो कैपेसिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक साइड पे, वहाँ आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहरान ना देखें। तो वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वी विल सी अ फ्यू मंथ्स वेयर मेट्रोज लाइक कराची, इस्लामाबाद और इवन लाहौर और big metros like Multan as well, they will see outages of about a few hours, about 4 to 6 hours a day or even more, just to make sure that the remaining energy that is actually sufficient has to be provided to the industrial units. बट अब पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से बचने के लिए करना क्या चाहिए और कहाँ किस तरह के इकदाम लेने चाहिए? तो I have to cut you here and ask one pertinent relevant question. ये because of the cash flow है, exorbitant cost of energy है, capacity का issue नहीं है? जी, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। कैपेसिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जो है उठा के देखें वो तकरीबन 37,000 मेगावाट के करीब है, और इस लेवल पे हमें कैपेसिटी होना और उसके लिए फ्यूल एफिशिएंट होना कि फ्यूल हमें आराम से प्रोवाइड हो रही है उस सिस्टम के अंदर, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये द पॉइंट इज कि आप 10,000 मेगावाट की कोल की कैपेसिटी रख सकते हैं, बट अगर वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपके बारे में नहीं रहेगी तो आप उसको एज एन जनरेशन के लिए यूज करेंगे ही नहीं। तो इस वजह से मैं आना चाहता हूँ थर कोल पे, जो कि आपके इंटरनेशनल कोल प्राइसेस के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर माइनिंग की जाती है, और इफेक्टिवली ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राउंड अबाउट क्लोज टू $65 to $70 per ton. Okay. And since it is lignite coal which can be used for electricity generation, ये एक one of the best way outs of Pakistan to be able to overcome any upcoming energy crisis or any upcoming energy outage that it can ever face. So just to circle back a little, third coal का जो आइडिया था वो 96 में कंसीव हुआ था, Okay. और 2009 में इसकी फाउंडेशन रखी गई। इट टुक एटलीस्ट 10 years फॉर द गवर्नमेंट टू बी एबल टू ब्रिंग द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अंडर SECMC। सो इफेक्टिवली SECMC 2009 में फॉर्म हुई थी, और 2019 में जाकर इनका पहला जो है थर कोल पावर 330 मेगावाट का ऑनलाइन आया था, और अभी भी ऑलरेडी वी हैव अबाउट 1400 मेगावाट्स ऑफ एडिशनल कैपेसिटी फ्रॉम थर 1, एंड इन टोटल अगर आप थर कोल 2 जो इसका आया है, जो तकरीबन थर कोल 1 और थर कोल 2 टोटल मिला के 7.6 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पर ले जाता है, ये इफेक्टिवली इट कैन रिप्लेस मोर देन जस्ट 20% ऑफ योर एंटायर एनर्जी मिक्स। सो और हम यहाँ सिर्फ एनर्जी मिक्स की बात नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप 175 अरब के जो इनके टन्स ऑफ रिजर्व्स हैं कोल के थर के अंदर, दे आर एक्चुअली 7th लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, और इन नंबर ऑफ मतलब इन इस वॉल्यूम को अगर आप सॉर्ट ऑफ कंपेयर करें इन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, तो सऊदी अरब और ईरान के ऑयल रिजर्व्स कंबाइंड से भी ज्यादा हैं, और ये तकरीबन 70 गुना है हमने आज तक जितने भी गैस के जखायर अपने मुल्क के अंदर डिस्कवर किए हैं। तो अगर आप 2009 में जहाँ पे हमारे सबसे हाईएस्ट गैस रिजर्व्स थे अबाउट 31 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के, वो अभी तकरीबन 21 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के, वो 31 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के 70 गुना। Okay. तो
And effectively, Pakistan can annually save about $2 billion of foreign exchange अगर थर्कोल को हम फुल ब्लोन कैपेसिटी पर लेके जाएं। बट हु इज स्टॉपिंग अस के इसको फुल कैपेसिटी पे नहीं ले जाए? देखें, इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और उसमें यह है कि थर के 2 प्लांट्स तो इफेक्टिवली ऑनलाइन आ चुके थे, तकरीबन 660 मेगावाट। But there are some deadlocks in terms of how public-private infrastructure board जो है आपका, वो effectively किस तरह से additional capacities को लेकर आना चाहता है और effectively whether they are going to design these kind of new projects on Thercoal or not. तो अगर आप देखें, there are a lot of capacities which are yet to come online. इसमें थल नोवा है, एक लकी सीमेंट भी प्लांट लगा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन लोकल कोल एज वेल, और इसके अलावा और भी चाइना से इन्वेस्टमेंट्स हमने आती हुई देखी है जो कि इसकी तरफ टिल्टेड है। स्पेशली जो उनका साइज है वो तकरीबन 3,300 मेगावाट का है इन टोटल। तो इफेक्टिवली दिस कैन कम इनटू प्ले, बट राइट नाउ थर्कोल इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 3% टू पाकिस्तान एनर्जी मिक्स। Right. So this has to change. Like, I mean, out of the 20% energy mix that coal contributes to Pakistan, only 3% is coming from Thercoal, and Thercoal is the answer to 3 things: demand and supply of power. The second is the expensive energy that you get because furnace oil prices and RLNG are too high right now. Right. And the third one is the imported coal that you're going to rely on. So effectively, this answers a lot of problems for Pakistan's energy mix. And conventionally, Pakistan में अगर हम ये प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए, जनरेशन करना शुरू हो जाए, तो इफेक्टिवली हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो भी लोअर साइड पर होगी, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट ऑफ थर कोल है वो तकरीबन जैसे मैंने अर्ज किया $65 से $70 पर टन की, और मार्केट में इस वक्त रेट तकरीबन इसके 4 गुना है। और ये एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है टू प्रोवाइड सेफ हेवन टू द मासेस एज वेल एज द फैक्ट दैट इट कैन आल्सो इंक्रीज द चंक ऑफ कोल। और आई मीन अगर आप इसको कंपेयर करें कि भाई दुनिया भर में बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स के एवज जो है एनर्जी जनरेशन के ऊपर बात हो रही है और फॉसिल फ्यूल से दूर जाया जा रहा है, हम तो अभी से 20% हैं और इंडिया चाइना तकरीबन 60% से ऊपर है। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो देयर। अगर हम इसको पूरा यूटिलाइज भी कर लें, हमारे पास कोई क्लाइमेट चेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ऑल इन ऑल देयर एफर्ट्स शुड बी टुवर्ड्स थर्कोल, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी सिचुएशन राइट नाउ। And this energy is far cheaper than the energy produced from other sources? Definitely. अगर आप $60 $65 के ऊपर आप कॉस्ट ऑफ जनरेशन देखें, वो तकरीबन आपको टैक्स सब मिलू के तकरीबन ₹8 पर किलोवाट आवर, 8 साढ़े 8 रुपए पर किलोवाट आवर पड़ेगी, और वो ग्रिड रेट से भी सस्ती है। तो आपका इफेक्टिवली ग्रिड रेट कम होगा। अब ये दिस डज नॉट मीन कि आपका सर्कुलर डेट ओवरकम हो जाएगा, बिकॉज सर्कुलर डेट का एक चंग जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस से लिंक्ड है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत काम करना है, बट दिस इज समथिंग दैट दिस इज वाजिद आई हैव टू कट यू हियर। हमारे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस चीज़ के ऊपर वी वुड लाइक टू हैव योर डिटेल्ड माइंडसेट रिव्यू किसी अगले प्रोग्राम में in a week or 2 weeks time. We would want to have you once again in our program. Thank you for taking out time. नाज़रीन, इस टॉपिक पे डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे आफ्टर अ वीक्स टाइम विथ वाजिद, एंड हमारी कोशिश होगी कि एक पुराने सेक्रेटरी हुआ करते थे सिंध गवर्नमेंट के, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, इस प्रोजेक्ट को एंड तक लेके गए, उनके भी कुछ ग्रजेस हैं, ओपिनियंस हैं, हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।